जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जो हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके और इंडिया जीके जितने भी PYQ लगभग 6000 प्लस PYQ 2015 से 2025। आज प्रैक्टिस सेट नंबर इसका 2 है और डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो एक्सपर्ट से पढ़िए और एक्सपर्ट टिप से पढ़िए। डेली हमारी रात को 9 से 10 लाइव क्लास मैथ की चलती है, उसको भी आप डेली ज्वाइन करें। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आप इसकी कंप्लीट PDF जीके जीएस की PYQ की प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेंगे। नीचे नंबर दिया गया है, यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र मेरे दोस्तों 50 रुपीज रहेगा। पूरी जीके जीएस का जो प्राइस है, ऑल PYQ क्वेश्चन। तो आज हमारा दूसरा सेट है। पहला क्वेश्चन है, उसका पूछा गया कि भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन स्थल कौन सा है। राइट ऑप्शन रहेगा सोहन नदी बेसिन। जो सोहन नदी बेसिन है वो भारत का पहला पूरा पाषाण स्थल है, ठीक है। और मद्रास के पास जो पलवरम है उससे हमें ये बात स्पष्ट होती है, दक्षिण भारत के अंदर जो मद्रास के पास पलवरम है उससे ये स्पष्ट होती है कि पहला पूरा पाषाण जो स्थल है वो सोहन नदी बेसिन है। मेरे दोस्तों, एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है। यानी कि नृत्य करते हुए नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है, काली या नंदी या कृष्ण शिव। तो राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। किससे संबंधित है, शिव। नटराज क्या होता है, नटराज होता है नृत्य का जो देवता होता है। हिंदू देवता जो शिव है उसकी एक मूर्ति जो नर्तक के रूप में है। और ये बहुत सारे जो भारत के अंदर शैव मंदिर हैं, विशेष रूप से अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत के अंदर धातु या पत्थर के रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मूर्ति कला का हिस्सा है तो चोल मूर्ति कला का ये हिस्सा है, ठीक है। तो एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है, शिव भगवान से है। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस फला विद्या का नाम पड़ा है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिथिला का नाम पड़ा है। मिथिला एक कला का नाम है, जो सीता की जन्म स्थली मिथिला से लिया गया है, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे बिहार के अंदर एक प्रमुख पेंटिंग जो प्रसिद्ध है वो मधुबनी पेंटिंग। बिहार की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो कौन सी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। तो मिथिला जिला के नाम पर मधुबनी पेंटिंग भी इसको कहा जाता है। लोक परंपरा का ये प्रमुख उदाहरण है। इसमें महिलाएं जो बांस की टहनी है उसको रंगे जाते हैं, बांस की टहनी को महिलाएं रंगती हैं। और जैसे कुछ रोई चावल, ठीक है, उसको कुछ रेशे लगे होते हैं। तो मिथिला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4 राखीगढ़ी संग्रहालय। आप लोग जानते होंगे हड़प्पा संस्कृति पर विश्व का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वर्तमान में कहाँ पर है, वो हरियाणा राज्य के हिसार जिले के अंदर राखीगढ़ी संग्रहालय जो स्थापित किया जा रहा है। सबसे पुराना जो स्थल है वो राखीगढ़ी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक गांव हुआ करता था राखीगढ़ी गांव, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 4th ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे। देखिए, बौद्ध काल के कितने महाजनपदों के अंदर जो 16 महाजनपद थे उनका उल्लेख हमें किसके अंदर मिलता है, बौद्ध काल के अंदर मिलता है। बौद्ध काल के अंदर हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और किसके अंदर मिलता है, ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है महाजनपदों के बारे में।
जो कुरु और पांचाल जो राज्य है वर्तमान में कहां पर ये हरियाणा राज्य के अंदर सम्मिलित थे। कौन से? कुरु और पांचाल। तो पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हुए हैं, एक बुद्ध हुआ है, एक धम्म और एक संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, लेकिन अहिंसा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बुद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का वैसे नाम क्या था मेरे दोस्तों? गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सुधोधन। जो कौन से वंश के प्रधान थे सुधोधन? शाक्य वंश के प्रधान थे, शाक्य वंश के। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का किससे विवाह हुआ था? गौतम बुद्ध का यशोधरा से विवाह हुआ था। ठीक है। और गौतम बुद्ध को जो पत्नी थी यशोधरा, फिर इनको पुत्र हुआ था और उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल इनके पुत्र का नाम था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बोध गया के अंदर, बहुत बार पूछा जाता है, बोध गया के अंदर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश भी कहां पर दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था। तो ये गौतम बुद्ध से कुछ संबंधित जानकारी है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के जन्म स्थल का क्या नाम है? महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहां पर है? कुंडग्राम, वैशाली के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट रहेगा। कब इनका जन्म हुआ था? 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 486 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। 72 वर्ष की आयु में कहां पर हुई थी? पावापुरी के अंदर इनकी जो है 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का जो नाम था, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर हुए हैं? कौन से धर्म से संबंध रखते थे? जैन धर्म से। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। 30 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने संन्यास ले लिया था और 42 वर्ष की आयु के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका झेलम नदी। राइट ऑप्शन आपका 2nd ऑप्शन करेक्ट रहेगा। झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध लड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? तो झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वित्तसता के नाम से जाना जाता था। जो पोरस का राज्य था वो पंजाब में झेलम से लेकर चिनाब नदी तक ये फैला हुआ था। और सिकंदर कौन था? सिकंदर एक यूनानी शासक था। सिकंदर एक यूनानी शासक था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहां पर दिया था? बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया सारनाथ के अंदर, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? इसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्कर परिवर्तन कहा गया है। धर्म चक्कर परिवर्तन कहा गया है बौद्ध धर्म के अंदर। ठीक है। और किस भाषा के अंदर बुद्ध ने अपने उपदेश, कौन सी भाषा के अंदर दिए थे? अगर आपसे पूछे तो पाली भाषा के अंदर इन्होंने दिए थे मेरे दोस्तों। ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए थे? श्रावस्ती के अंदर दिए थे। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु मगध का एक सम्राट था और उस सम्राट का नाम था बिंबिसार। मगध के एक सम्राट हुए हैं बिंबिसार, उनका पुत्र था अजात शत्रु। और पहला ऐसा जो है अजात शत्रु था जो अपने पिता की हत्या की थी, जिन्होंने अपने पिता को मारकर इन्होंने राज्य प्राप्त किया था। इतिहास के अंदर पहला था ये अजात शत्रु। ठीक है। इसने जो लिच्छवी थी, कौशल, काशी, जितने भी जनपद थे, इनको अपने राज्य के अंदर मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है।
निम्न में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है? बुद्ध के जीवन से अवंती, गंधार, मगध या इनमें से कोई नहीं? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित है मगध। गौतम बुद्ध के जन्म की मैं अगर बात करूं कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था अगर आपसे पूछा जाए? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पुत्र का नाम राहुल था। हम पहले डिटेल में जान चुके हैं। श्रवण बेलगोला किसका तीर्थ स्थान है? जैनों का, बौद्ध का, सिख का या हिंदू का? राइट ऑप्शन रहेगा पहला ऑप्शन जैन। श्रवण बेलगोला कहां पर है? ये कर्नाटक के अंदर है। कैसा तीर्थ है? जैन तीर्थ है। ठीक है, जैन तीर्थ है। यहाँ पर जो विंध्यागिरी और चंद्रगिरी इनके बीच में स्थित है। दो स्थान है, विंध्यागिरी और चंद्रगिरी, इनके बीच में श्रवण बेलगोला जो है अस्तित्व है मेरे दोस्तों। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अब चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के जो अंतिम उपवास है, ठीक है, इनके उनके द्वारा उपवास के द्वारा शरीर को यहीं पर त्यागा गया था। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा उपवास यानी कि फास्ट रख के अपना शरीर त्याग दिया था श्रवण बेलगोला के अंदर। नेक्स्ट है, कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? बुद्ध धर्म का उद्गम कौन से राज्य को कहा जाता है? बिहार राज्य को कहा जाता है। मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ मेरे दोस्तों? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल के अंदर है। और उनके अगर महापरिनिर्वाण की बात करूं यानी कि उनकी जो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? 463 ईसा पूर्व में हुआ। और ये भी अगर आपसे पूछा जाए कहां पर हुआ मेरे दोस्तों? कुशीनगर। कुशीनगर के अंदर हुआ था। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के साथ, मैंने आपको बताया, 4 आर्य स्तंभ, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, और बहुत सारी पंचशील शिक्षाओं को प्रदान किया है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ राइट ऑप्शन रहेगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। महायान, थेरवाद, वज्रयान, नवयान ये बौद्ध संप्रदाय के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सभी किसको मानते हैं? बौद्ध संप्रदाय को मानते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है त्रिपिटक, सुत्पिटक, त्रिपिटक, सुत्पिटक और धम्मपिटक। ठीक है, और जिसके अंदर भगवान बुद्ध के जो उपदेश है वो इसी के अंदर संग्रहित है, त्रिपिटक के अंदर। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था? मैंने आपको बता दिया, ये सारनाथ के अंदर दिया था। हिरण्यपारक था सारनाथ के अंदर। 5 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश उन्होंने दिया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा पाटलिपुत्र के अंदर स्थापित किया गया था। राजगृह को पहले किस नाम से जाना जाता था? गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था। राजगृह को पहले गिरिवर्ज के नाम से जाना जाता था। बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी गिरिवर्ज थी। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अपना उत्तराधिकार बनाया, यानी कि अजातशत्रु उनके पिता बिंबिसार को मारकर उत्तराधिकार बना था और उन्होंने गिरिवर्ज से यानी कि पाटलिपुत्र की राजधानी स्थानांतरित की, जो आज वर्तमान में कहां पर है? ये पटना बिहार के अंदर है। वर्धमान महावीर का निर्वाण कब हुआ था? वर्धमान महावीर कौन थे? मैंने आपको बताया जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे, अंतिम तीर्थकर थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 527 ईसा पूर्व में जो है इनका महापरिनिर्वाण हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 527 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? नालंदा जिला पावापुरी के अंदर अमावस्या के दिन हुआ था 72 वर्ष की आयु में। मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम क्या है? मत्स्य, देखिए 16 जो महाजनपद है मैंने आपको डिटेल के अंदर करवाया हुआ है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों? विराटनगर है, विराटनगर। तो कहां पर है? राजस्थान में है। वर्तमान में आधुनिक बैराट जो है राजस्थान के अंदर, जो बैराट नामक स्थान है वही विराटनगर है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों? विराटनगर। नेक्स्ट है, किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों के द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा बुद्ध धर्म। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक, सुत्पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं। ठीक है, और
परंपरा, बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार जो त्रिपिटक है उसको बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद जो प्रथम संगीति हुई थी, बौद्ध धर्म की जो संगीति हुई थी उसके अंदर इसको संकलित किया गया था। नेक्स्ट है कनिष्क अनुसरण करते थे। जो कनिष्क, कनिष्क किस कौन से वंश से संबंध रखते थे मेरे दोस्तों? कुषाण वंश। ठीक है, कनिष्क की अगर मैं बात करूं, कुषाण वंश बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, कौन सी शाखा? बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुसरण करते थे। ठीक है, और कनिष्क के द्वारा ही किसकी स्थापना की गई थी? श्रीनगर की स्थापना, श्रीनगर जम्मू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क के द्वारा की गई थी, जो कुषाण वंश से संबंध रखते थे। निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। पुलकेशिन द्वितीय, पुष्यमित्र शुंग, शंकराचार्य और चंद्रवरदाई। देखिए अगर मैं बात करूं, पुष्यमित्र शुंग कौन थे? पुष्यमित्र शुंग मेरे दोस्तों शुंग वंश के संस्थापक, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इनका जो शासनकाल की अगर मैं बात करूं 185 बीसी से 149 बीसी, 185 बीसी से 149 बीसी। पुलकेशिन द्वितीय कौन थे मेरे दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक थे, 642 एडी। ठीक है, यानी कि 642 ईस्वी जिसको आप बोलते हैं। शंकराचार्य एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने एक ऐदवैत सिद्धांत दिया था। मैंने आपको बताया भी था कि ऐदवैत जो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? शंकराचार्य के द्वारा। जन्म कहां पर हुआ था? केरल के अंदर हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 788 के अंदर हुआ था। चंद्रवरदाई कौन थे? जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी 120 एडी यानी कि ईस्वी के अंदर। तो आपको बताना है, सही आंसर चूज करना है कि सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले तो पुष्यमित्र शुंग आएगा, क्योंकि ईसा पूर्व थे, ईस्वी से भी पहले। तो पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक। तो सेकंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि सेकंड वाला पहला आएगा। उसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय 642। ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों पुष्यमित्र शुंग, और उसके बाद में चंद्रवरदाई, और उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी करवाया था? जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख एक शक वंश के शासक थे जिनका नाम था रुद्रदमन। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जूनागढ़ जो अभिलेख है, अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जिसके अंदर रुद्रदमन के द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की बात की गई है। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था? तो किसने किया था? कौटिल्य। कौटिल्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चाणक्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से। तो चाणक्य के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य का मगध के हेतु मार्गदर्शन किया गया। और इसका नाम अन्य मैंने आपको बता दिया, कौटिल्य भी था, चाणक्य भी था और विष्णुगुप्त भी था मेरे दोस्तों। ठीक है, बाद में इसने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध के सम्राट थे जिनका नाम क्या था? घनानंद, उनको पराजित करते मगध के अंदर किसकी स्थापना की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था मेरे दोस्तों अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो कौटिल्य है, यानी कि जो कौटिल्य है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इनको क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, भारत का मैकियावेली। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई थी। कहाँ के? ये ग्रीक के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर आया था। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले कवि कौन थे? मेगास्थनी थे मेरे दोस्तों। ये कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर भारत का पूरा वर्णन इन्होंने किया है। इसके अनुसार क्या था कि भारत के अंदर दास नहीं थे, राजा ही सबसे सर्वोपरि था। वर्तमान में जो पुस्तक जो है इंडिका वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो मेगास्थनीज के बाद आने वाले यात्रियों ने इस पुस्तक के बारे में लिखे विवरणों को क्या किया है?
साझा किया है। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? अशोक स्तंभ की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है मेरे दोस्तों। दिल्ली का जो टोपरा स्तंभ अभिलेख से लिया गया है। अशोक स्तंभ ब्राह्मी लिपि के अंदर है और ये कहां से लिया गया? दिल्ली के टोपरा स्तंभ अभिलेख से लिया गया है। और इसकी भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। जो दिल्ली का जो टोपरा स्तंभ अभिलेख है उसकी भाषा कैसी है? प्राकृत भाषा है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। और इसका जो मूल स्थल है वो हरियाणा का जो अंबाला है उसका टोपरा गांव था और फिरोज शाह तुगलक ने स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। कौटिल्य के लिए गांव की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था है। कौटिल्य के लिए गांव जो है 100 से 500 की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था, 100 से 500, ठीक है। यानी कि कौटिल्य के लिए जो गांव 100 से 500 जिस भी गांव की जनसंख्या होगी वो एक कैसी व्यवस्था, उसके अंदर एक मानवीय व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि एक गांव को जो जो चीजें चाहिए वो उसके अंदर सब होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का परदादा या भाई या पिता या दादा? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन, ये अशोक के दादा थे। अशोक का जन्म मौर्य सम्राट थे बिंदुसार और सुभद्रांगी, ठीक है, उनकी पत्नी सुभद्रांगी थी और मौर्य सम्राट बिंदुसार थे, उनसे अशोक का जन्म हुआ था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अशोक था। अशोक ने लगभग पूरे भारतीय महाद्वीप के ऊपर कब से कब तक शासन किया था? 268 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने जो है शासन किया था। तो अशोक का दादा था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, सम्राट अशोक कौन से राजकुल से संबंध रखते थे? तो सम्राट अशोक मौर्य राजकुल से संबंध रखते थे। मैंने आपको बताया अशोक जो है अपने राज्याभिषेक से पहले कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था? उज्जैन, जो एमपी के अंदर है वहां का ये राज्यपाल हुआ करता था, ठीक है। तो भारत से जो मास्की और जो गुर्जरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है मास्की अभिलेख, मास्की और जो गुर्जरा अभिलेख है जो हमें दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं उनका नाम अशोक और पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख के अंदर। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? तो सम्राट अशोक के राज्य की जो राजधानी थी उसका क्या नाम था? पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अशोक की जो राजकीय राजधानी पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है। अगर आपसे पूछा जाए अशोक की अक्षत्रिय राजधानी तो उज्जैन, कौन सी मेरे दोस्तों? उज्जैन, जिसको तक्षशिला कहा जाता है। उज्जैन कौन सी थी? अगर आपसे पूछा जाए अक्षत्रिय राजधानी कौन सी थी तो अक्षत्रिय राजधानी उज्जैन थी। अगर आपसे पूछा जाए साम्राज्य यानी कि जो राजकीय जो राजधानी थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और कैसा ग्रंथ है अर्थशास्त्र? कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है? संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है जिसके अंदर चाणक्य ने राज व्यवस्था के बारे में, कृषि, न्याय, राजनीति, इन सभी के ऊपर उन्होंने क्या किया है मेरे दोस्तों? विचार किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। और आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? सतलुज, झेलम, सिंधु और रावी। और साथ में डिटेल में बताएंगे, आपको यह भी बताना है कि इसके अंदर कौन से राज्य की पराजय हुई थी, ठीक है। 10 राजाओं की लड़ाई, जिसको इस 10 राजाओं की लड़ाई को कौन से युद्ध के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी के तट पर लड़ी गई थी? इसमें कौन विजय हुए थे या कौन पराजय इसके अंदर हुए थे? तो कल का आपका प्रीवियस डे जो क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई मेरे दोस्तों? संस्कृत भाषा में। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक दिया गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।